हेलो एवरीवन, दिस इज मुस्कान जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हम कर रहे थे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर को। पूरे ही टॉपिक्स हमने इसके कंप्लीट कर लिए हैं और अब हमें करना है क्या? आज हमें करने हैं इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, और इन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को आपको पता ही है हम करते हैं पार्ट्स में। आज हम कर रहे हैं इसका पार्ट 1, जिसके अंदर हम 50% क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे, उनके सॉल्यूशंस को देखेंगे और समझेंगे उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को भी, राइट? रिवाइज करेंगे ऑलमोस्ट उस पूरे ही टॉपिक को जिसे उस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, और उसके बाद स्टार्ट कर देंगे हम उसका पार्ट 2 भी। ठीक है, चलो देखते हैं आज पार्ट 1 में सबसे पहले आपके सामने कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 सेज bacteria cannot be seen with the naked eyes, but these can be seen with the help of a microscope. बैक्टीरिया को आप डायरेक्टली अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन आप उसे माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हो। ठीक बात है। If you have to carry a sample from your home to your biology laboratory to demonstrate the presence of microbes with the help of a microscope, which sample would you carry and why? ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन निकला। इसमें तो आपसे ही पूछा गया है कि आप किस सैंपल को अपने घर से लेकर जाना चाहोगे और उसे फिर जाकर लेबोरेटरी में देखना चाहोगे माइक्रोस्कोप में, जिसके अंदर की एक्टिविटीज, जिसके अंदर की ऑर्गेनिजम्स को, लाइफ को आप डायरेक्टली नहीं देख सकते। तो ऐसा कौन सा सैंपल है जिसे आप ले जाकर लेबोरेटरी के माइक्रोस्कोप में देखना चाहोगे? और ऐसा अगर आप चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मेरे घर में मेरी तो आदत है रात को खाता हूं और वहीं पर बेड के सामने पटक के सामान को छोड़कर सो जाता हूं। जैसे आप रात को ब्रेड खा रहे थे और आपने उसको वहीं पर रख के रात भर आप सो गए, ठीक है, और फिर सुबह आपने देखा कि इसके ऊपर तो बढ़िया हरियाली उग चुकी है, ये तो खराब हो चुकी है, ठीक है, मॉइस्ट थी, ठीक है, ऐसे मिल्क में डूबी हुई थी, ठीक है, मॉइस्ट थी, खराब हो गई। अब आपने सोचा कि क्यों ना इसे मम्मी की नजरों से बचा के स्कूल ले जाया जाए, ठीक है, मम्मी को पता चलेगा तो चप्पलें आएंगी, तो इससे अच्छा है कि इसको स्कूल ले जाया जाए। स्कूल ले जाएंगे तो कुछ ना कुछ पढ़ने को मिलेगा, हाँ, दोस्तों के सामने अपनी इज्जत बढ़ेगी, अरे देखो सैंपल लेके आया है, माइक्रोस्कोप में स्टडी कर रहा है, कितना कीन स्टडी वाला स्टूडेंट है, राइट? तो फिर आप लेके जाओगे उसको सैंपल को, राइट? तो अब ये तो आपका रीजन हो गया कि आप तो मम्मी से बचने के लिए लेकर गए थे उस ब्रेड के टुकड़े को, लेकिन यहाँ आपको वैलिड रीजन देना है कि आपको कौन सा सैंपल लेकर जाना है अपने घर से, किस चीज को आप लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप में देखना चाहते हो और ऐसा क्यों। ठीक है, ऐसा क्या आपको पता है उसके बारे में जो आप सोच रहे हो कि यार ये प्रोसेस मुझे इसकी पता चल जाए, ये इसमें हो तो रही है, राइट? ये जो ग्रोथ इसमें मुझे दिख रही है किसी माइक्रोब की, ये इसमें कैसे हुई है, इसे मैं यहां से तो नहीं देख पा रहा, राइट? डायरेक्टली आंखों से तो नहीं देख पा रहा, चलो इसको देखते हैं लेबोरेटरी में जाके। ठीक है, तो बस वही आपको अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आंसर देना है। फटाफट से भाई आप यहां पर कोई भी एक ऑब्वियस सी बात है कि एग्जांपल दिया गया होगा, लेकिन आप कोई भी सैंपल ले सकते हो, कोई भी सैंपल ऐसा आपकी तरफ से हो सकता है जो आप ले जाकर देख रहे हो माइक्रोस्कोप में, और उसका अपना रीजन भी हो सकता है। तो बस ये आंसर सबके लिए क्या है, अलग हो सकता है, इसमें कोई भी ऐसी फिक्स्ड बात नहीं है कि आंसर आपको यही देना है। ठीक है, चलो देखते हैं। सी, कर्ड कैन बी यूज्ड एज अ सैंपल फॉर द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। कर्ड को भी माइक्रोब्स की स्टडी का सैंपल यूज किया जा सकता है, ठीक है, सैंपल माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ हो रही है, तभी तो मिल्क से कर्ड में कन्वर्जन होता है। कौन से माइक्रोब की ग्रोथ होती है ये भी हमें पता है। हमें पता है कि लैक्टोबैसिलस मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, तब भी तो बनता है मिल्क से कर्ड, राइट? अब ये जो ग्रोथ है, ये जो मिल्क से कर्ड का कन्वर्जन है, ये कैसे हो रहा है इसे समझने के लिए, क्योंकि आप उसे नहीं देख सकते, आप नहीं देख सकते, मिल्क हो आपके पास या फिर आपके पास कर्ड भी हो, तो भी आप उसके अंदर देख नहीं सकते, अरे वो रहा लैक्टोबैसिलस, वो कर रहा है डिवाइड, वो कर रहा है ग्रोथ, नहीं देख सकते आप, राइट? आप इन माइक्रोब्स को नेकेड आइज से नहीं देख सकते, तो आपने सोचा क्यों ना इसे ले जाया जाए स्कूल में, पहले देख लेंगे थोड़ा सा। आपको माइक्रोस्कोप में देखने के लिए कितना सैंपल चाहिए? 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, बहुत ही कम, राइट? लेकिन बचे हुए का क्या करोगे? खा लोगे लंच टाइम में, राइट? तो आप लेके गए घर से क्या? कर्ड, और आपने देखा क्या उसके अंदर? माइक्रोब की ग्रोथ। कैसे देखी? माइक्रोस्कोप में। सी, तो कर्ड कैन बी यूज्ड एज अ सैंपल फॉर द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। कर्ड कंटेन्स न्यूमरस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इस कर्ड में कई सारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज होते हैं जिन्हें हम कहते हैं LAB, ये हम पढ़ चुके हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम?
LAB। देखो आपको हमेशा से पता है कि जब भी मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करवाती हूं, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं देती, मैं उस पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से पढ़ाने लग जाती हूं, जैसे इससे पहले कभी पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये क्या है, ये वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का एक्सट्रैक्ट होते हैं जो आपके लिए बिल्कुल पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद याद रखना बिल्कुल जरूरी ही है। ठीक है, तो उन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम क्या कर लेते हैं, यहां पर फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, आंसर्स तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन यहां पर जो हम इसका पूरा का पूरा रिवीजन करते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट एक बार फिर से क्लियरिफाई करते हैं, ये आपको हेल्प प्रोवाइड करता है किस चीज में, एक बार जो रिवीजन आप खुद करते हो मेरे कहने के बाद कि हाँ मैम हम जा रहे हैं प्लेलिस्ट में, हम देख रहे हैं सारे लेक्चर्स और हम कर रहे हैं रिवाइज। ठीक है, तो एक बार रिवाइज आप करते हो और एक बार रिवाइज मैं भी करवा देती हूँ, और इसके बाद तीसरी बार रिवाइज कब होता है, वो होता है लाइव सेशंस में। राइट, उन सेशंस में क्या करते हैं हम, जो हमारी सीरीज चल रही है हम क्या कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं, बस वहीं पर हो जाता है आपका क्वेश्चंस का प्रैक्टिस और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। हर एक चैप्टर को हम 4 बार रिवाइज कर रहे हैं, राइट, सीरीज के अंदर। सी, तो यहां क्या देखा हमने, कर्ड कंटेन्स न्यूमरस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB और लैक्टोबैसिलस। These bacteria produce acids that coagulate and digest milk proteins। ये जो बैक्टीरिया है इसका एक्शन क्या है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये कैसे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। ये जो बैक्टीरिया है ये करता है मिल्क का कोगुलेशन, मतलब उसका पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स को ये क्या कर देता है, जो मिल्क प्रोटीन्स है उन्हें डाइजेस्ट करता है, कोगुलेट करता है और बन जाता है क्या, कर्ड। ठीक, अब एक स्मॉल ड्रॉप अगर आप लोगे कर्ड की, देखो मैंने कहा था ना माइक्रोस्कोप में देखने के लिए आपको क्या चाहिए, एक कटोरी नहीं चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं, हमें चाहिए क्या, उसकी एक सिंगल सी ड्रॉप। ठीक है, तो अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ कर्ड इज कैरीड टू द बायोलॉजी लेबोरेटरी। उसे आप लेकर, अब घर से एक बूंद लेके मत चले जाना कि एक बूंद रखी किसी डिब्बी में और लेके चले गए, पता चला सूख गई। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा ही सैंपल लेकर जाना, फिर एक स्मॉल, फिर उसको आप डाइल्यूट करो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा ज्यादा सैंपल लेकर जाओ, एक स्मॉल ड्रॉप को डालो आप स्लाइड के ऊपर, स्लाइड बनाओ और ऑब्जर्व करो। तो अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ कर्ड इज कैरीड टू द बायोलॉजी लेबोरेटरी। उसे बायोलॉजी लेबोरेटरी में लेकर जाओगे बिकॉज इट कंटेन्स multitude of bacteria which can be easily observed under a microscope which are of various shapes and size। अब उस एक सिंगल ड्रॉप के अंदर इतने सारे माइक्रोब्स हैं, उस एक सिंगल ड्रॉप के अंदर इतने सारे माइक्रोब्स होते हैं जिन सब की आपको वहां पर देखने को मिलेगी एक्टिविटीज, मूवमेंट, ग्रोथ। ठीक है, रिप्रोडक्शन के कैसे वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। राइट, ये सारी एक्टिविटीज आपको माइक्रोस्कोप में विजिबल हो सकती हैं, नेकेड आई से नहीं। इसलिए आपने सोचा कि इतना कॉमन एग्जांपल जिसे बचपन से पढ़ाया जा रहा है, और जैसा कि मैडम ने बताया कि ये एग्जांपल आपको आगे भी पढ़ाया ही जाएगा, पढ़ाते ही रहेंगे इस एग्जांपल को, तो ये एग्जांपल आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो बस आपने सोचा क्यों ना इसको देख ही लिया जाए, राइट, क्यों ना आंखों देखी एक बार कर ली जाए। तो बस आप ले गए इस सैंपल को, आपने देखा इसे माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोप में देखने को बाद आपको देखने को मिला उसके अंदर क्या क्या, उसके मूवमेंट्स, उसकी एक्टिविटी, उसका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलो तो भाई ये तो था एक सैंपल जिसे लेकर गए स्कूल और देखा माइक्रोस्कोप में। कंप्लीट हुआ ये आंसर, जो कि बिल्कुल इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकता है। कोई भी स्टूडेंट किसी भी वैलिड सैंपल के बारे में यहाँ पर डिस्कशन कर सकता है कि मैं ये सैंपल लेकर गया, मैं ब्रेड को लेकर गया। राइट, तो आप किसी भी सैंपल का एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हो। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा गया है हमसे, गिव एग्जांपल्स टू प्रूव दैट माइक्रोब्स रिलीज गैसेस ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। आपको इस बात को प्रूव करना है, ठीक है, एग्जांपल्स देने हैं टू प्रूव दिस स्टेटमेंट दैट माइक्रोब्स रिलीज गैसेस ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, कि माइक्रोब्स जो होते हैं मेटाबॉलिज्म के वक्त गैसेस रिलीज करते हैं। क्या हमने ऐसी कोई रिएक्शंस पढ़ी हुई हैं, क्या हमने कोई ऐसा मेटाबॉलिज्म का रिएक्शन या कुछ भी पढ़ा हुआ है जिसमें आपने देखा हो कि वो गैसेस रिलीज करते हैं? क्या आपने किसी भी ऐसे माइक्रोब की मेटाबॉलिक रिएक्शन के बारे में पढ़ा हुआ है चैप्टर के अंदर, जब आपने देखा हो कि हाँ भाई लास्ट में गैसियस प्रोडक्शन हो रहा है? जल्दी से बताओ, देखा हुआ है क्या हमने, पढ़ा हुआ है क्या हमने ऐसा कोई भी एग्जांपल? जल्दी से सोचेंगे भाई, आपको पता है मैं आपको कितना टाइम देती हूं, 2 सेकंड, 5 सेकंड, हो गए, डन। बता दूं मैं आंसर, बता दूं मैं आंसर, जल्दी से सोचो भाई आंसर कैसे फ्रेम करेंगे हम। कौन सी हमने मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड रिएक्शन देखी हुई है जिसमें गैसियस प्रोडक्शन होता है?
चलिए देखेंगे आंसर। सी द एग्जाम्पल्स ऑफ बैक्टीरिया दैट रिलीज गैसेस ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म आर, वो बैक्टीरियाज जो मेटाबॉलिज्म के वक्त गैसेस को रिलीज करते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या क्या है। सी द डो यूज फॉर मेकिंग इडली, डोसा गिव्स अ पफ्ड अपीयरेंस, जब भी इनके लिए जो डो बनाया जाता है, बैटर जिसे बोला जाता है वैसे, ठीक है, तो बैटर जो होता है उसका, उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए रखते हैं, ठीक है, कुछ टाइम पीरियड के लिए उसको रखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, रेस्टिंग पीरियड। उसमें क्या आता है, उसमें एक पफ्ड अप अपीयरेंस जब आ जाता है तब आप उसे यूज करते हो टू मेक इडली एंड डोसा। तो ये प्रोसेस क्या है, the dough used for making idli and dosa gives a puffed appearance. This is because of the action of bacteria which release carbon dioxide. ये हमारा पढ़ा हुआ है कि भाई इन सारे बैटर में जितने भी बैटर्स, चाहे केक का हो, चाहे ब्रेड के लिए बैटर हो, चाहे इडली का हो, चाहे डोसा का हो, चाहे भटूरे वाला बैटर हो, किसी भी बैटर, किसी भी डो में अगर आप ये चाह रहे हो कि उसमें पफ्ड अप अपीयरेंस आए, ठीक है, वो हो जाए बहुत ज्यादा एयरी, उसमें बहुत ज्यादा एयर हो और जो फ्लावर है वो क्या हो, बहुत कम हो, आटे की मात्रा उसके अंदर बहुत कम हो जाए और एयरी बहुत ज्यादा हो जाए, तो वो कैसा हो जाएगा, लाइट। जैसे कि आप पाव खाते हो, ये सारे मटेरियल्स क्या है, ये सारे मटेरियल्स कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा एयरी होते हैं। चीज ये कैसा मटेरियल है, बहुत ज्यादा एयरी होता है। स्विस चीज जो हमने देखा था, बहुत ज्यादा लार्ज होल्स उसके अंदर होते हैं। ये सारे मटेरियल्स, ये सारे प्रोडक्ट्स कैसे हैं, बहुत ज्यादा एयरी होते हैं। तो ये एयर आई कहां से, पंप लेके भरी थी क्या आपने डो के अंदर, कि आपने डो लगा दिया और उसमें लगाया आपने वो पंप जिससे साइकिल में हवा भरते हैं टायर में, और बस उसके अंदर हवा भर दी बहुत सारी, क्या ये प्रोसेस है, नहीं, वो एयर तो उसके अंदर नेचुरली प्रोड्यूस होके क्या हो रही है, फ्यूज हो रही है। कहां से हो रही है, कैसे हो रही है, सिंपल सी बात, जो बैक्टीरिया उसके अंदर ग्रो कर रहा है वो बैक्टीरिया रिलीज करता है बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड को, और उस डो के अंदर, उस बैटर के अंदर बन जाती है बहुत सारी क्या, पफी अपीयरेंस, मतलब एयरी टेक्सचर उसका हो जाता है। अब ये कैसे हुआ, ये हुआ क्योंकि यहां जो बैक्टीरिया था उसने बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, और दिस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम द डो गेट्स ट्रैप्ड इन द डो। ये जो डो से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, ये इस डो के अंदर क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है, पैक हो जाती है, और उसे अपीयरेंस देती है कैसा, पफी अपीयरेंस। मतलब आपने अगर एक बोल है, ठीक है, उसके अंदर आपने लगा के रख दिया डो को, ठीक है, ये डो आपने इसके अंदर लगा के रखा हुआ है और आपने इसे कवर कर दिया एक डैम्प क्लॉथ से, ठीक है, आपने इसे कवर कर दिया एक डैम्प क्लॉथ से, ठीक। थोड़ी देर बाद जब आप इसे आकर देखोगे, थोड़ी देर बाद जब आप इसे आके देखोगे आफ्टर सम आवर्स, तो ये जो अपीयरेंस है ये कहां पहुंच जाएगा, ये अपीयरेंस कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, क्लॉथ भी ऊपर पहुंच जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां जब आपने डो को रखा था तो उसके अंदर सिर्फ वो आटा था, ठीक है, सिर्फ वही मटेरियल था जिससे आपने डो बनाया है, लेकिन अब उसके अंदर हो चुकी है माइक्रोबियल ग्रोथ, ठीक है, उन्होंने रिलीज कर दी है बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब वो एयर जो टेक्सचर है वो अब इसमें आ चुका है, और वो उस कार्बन डाइऑक्साइड एयर की वजह से, हवा की वजह से अब ये डो कैसा दिख रहा है, इतना फूला हुआ सा दिख रहा है। और कभी भी इन चीजों में आपने सुना होगा कि ये सारे जो डोज बनाए जाते हैं, इन सारे डो को बहुत ज्यादा ऐसे मतलब मैश नहीं किया जाता, बहुत ज्यादा मिक्स नहीं किया जाता, इनको बस ऐसे कवर कर करके इनको बॉल्स बना के यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे तो जितनी भी एयर उसके अंदर एयर टेक्सचर आया है वो सब रिलीज हो जाएगी, बाहर रिलीज हो जाएगी, वो डो वापस से कैसा हो जाएगा, इसी साइज पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने उसको बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, बहुत ज्यादा मैश कर दिया, तो सारी एयर क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ये प्रैक्टिस हमेशा मना की जाती है उन सारे डोज या उन सारे बैटर्स में जिनमें हमें चाहिए क्या, एयरी लाइट टेक्सचर, ठीक है, तो वहां पर इन्हें रोक कर रख दिया जाता है कि भाई माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाने दो, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर भर जाने दो, जब बन जाएगा क्या, एयरी टेक्सचर, जब डोसा के लिए, इडली के लिए, भटूरे के लिए बैटर रेडी हो जाएगा, डो रेडी हो जाएगा, तभी उसको यूज किया जाएगा, ठीक है, एयरी टेक्सचर के बाद। तो ये एयरी टेक्सचर जो मैं बार बार कह रही हूं, आप इसको समझ आप चुके होंगे, आपके दिमाग में बैठ चुका होगा कि बात चल रही है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर फिक्स हो चुकी है। अब देखें आगे, ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ
sludge during wastewater treatment, bacteria produce a mixture of gases such as methane, hydrogen sulfide, कार्बन डाइऑक्साइड। एक और एग्जाम्पल जो हमने पढ़ा हुआ है किसके बारे में, सीवेज ट्रीटमेंट में, रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट हमने पढ़ा था। ये हमारा किस टॉपिक से आया है, ये आया है आपका हाउस होल्ड प्रोडक्ट से। इसे क्लियर करेंगे, ये एग्जाम्पल आया है आपका हाउस होल्ड प्रोडक्ट से। ठीक है, सबसे पहले जो टॉपिक हमने पढ़ा था हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, और ये एग्जाम्पल आया आपका सीवेज ट्रीटमेंट से। ठीक है, काफी सारे टॉपिक्स हमने इसके अंदर पढ़े हुए हैं चैप्टर के अंदर, और वो सारे ही टॉपिक्स क्या थे, रोल ऑफ माइक्रोब्स इन दिस, रोल ऑफ माइक्रोब्स इन दैट, रोल ऑफ माइक्रोब्स इन दैट। ठीक है, तो यहां पर हमने हाउस होल्ड प्रोडक्ट में जो रोल देखा, एक एग्जांपल वहां से मिल गया हमें बैक्टीरियाज का, माइक्रोब्स का, जो क्या करते हैं, अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के वक्त गैसेस को प्रोड्यूस करते हैं, रिलीज करते हैं। वैसे ही एक एग्जांपल आपको सीवेज ट्रीटमेंट में भी मिला था। सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर आपको याद होगा हमने पढ़ी थी दो स्टेप्स, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ये दो स्टेप्स हमने पढ़ी थी सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर। प्राइमरी ट्रीटमेंट से जो स्लज प्रोड्यूस हुआ था, जो उसका सेडिमेंटेड पोर्शन प्रोड्यूस हुआ था, वो कहलाया था क्या, प्राइमरी स्लज। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट से जो लास्ट में पोर्शन सेडिमेंट हुआ था, वो कहलाया था उसका क्या, एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, प्राइमरी स्लज, एक्टिवेटेड स्लज, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ये दो स्टेप्स हमारी पड़ी हुई हैं। आज क्या कहेंगे हम, यहां पर हम दे रहे हैं उन्हें एग्जाम्पल माइक्रोब्स का कि भाई डाइजेशन ऑफ स्लज ड्यूरिंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के वक्त जो स्लज का डाइजेशन होता है, बैक्टीरिया क्या करते हैं, बहुत सारी गैसेस को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के वक्त प्रोड्यूस हुई थी एक्टिवेटेड स्लज से क्या, बायोगैस। ठीक है, ये सारी गैसेस को इनमें मोस्टली, ठीक है, मोस्टली प्रोड्यूस हो रहा था क्या, मीथेन। ठीक है, काउ डंग से, कैटल डंग से मोस्टली प्रोड्यूस हो रही थी क्या, मीथेन। क्या कहा था उन माइक्रोब्स को, मिथेनोजेंस। क्या कहा था उन माइक्रोब्स को, मिथेनोजेंस। ठीक है, क्या कर रहे थे वो, मीथेन को प्रोड्यूस कर रहे थे बहुत ज्यादा अमाउंट में, और इस पूरी जो ये गैस है इसे क्या कहा गया था फिर, बायोगैस। क्यों, क्योंकि ये कैसी थी, ये इसका नेचर कैसा था, इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील। ठीक है, जरा सी आग लगाओ, जरा सी चिंगारी दिखाओ, भड़क जाएगी। कैसी थी ये, इनफ्लेमेबल गैस थी, बायोगैस। और फिर उससे पूरा एक नया टॉपिक भी बना था इसके बाद, बायोगैस के बारे में हमने पढ़ा था, बायोगैस कैसे बनती है, बायोगैस का प्लांट कैसा होता है, क्या इसके यूजेस हैं, राइट। चलो, तो भाई यहां पर मिल गया आपको एक और एग्जाम्पल किससे रिलेटेड, कि भाई वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में हमने जो स्लज था उसका ट्रीटमेंट करने के लिए भी ऐसे ही माइक्रोबियल एक्टिविटीज को यूज किया था, और उन माइक्रोबियल एक्टिविटीज से भी प्रोड्यूस हुई थी क्या, गैसेस। कौन कौन सी, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है यहां तक, ये तो हुए कुछ एग्जांपल्स। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, इन विच फूड would you find lactic acid bacteria, mention some of their useful applications। कौन से फूड में आपको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिलता है और आपको उसके कुछ यूजफुल एप्लीकेशंस भी बताने हैं। तो भाई ये तो अभी अभी हमने पढ़ा, जस्ट अभी अभी हमने पढ़ा कर्ड के बारे में, और मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें वहां पर बताई भी। अब बस हमको यहाँ पर देखना है क्या, कि इसके कुछ यूजफुल एप्लीकेशंस हम क्या क्या दिखा सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इस आंसर को देखना, देखेंगे आंसर कैसे फ्रेम हुआ है, कौन कौन से यूजफुल एप्लीकेशंस हम इसके बता सकते हैं। यहाँ पर सी, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कैन बी फाउंड इन कर्ड, सबसे कॉमन एग्जांपल, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला एग्जांपल, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कर्ड में पाया जाता है। सम ऑफ देयर यूजफुल एप्लीकेशंस आर एज फॉलोज, और इसकी कुछ यूजफुल एप्लीकेशंस ये रही आपके सामने। सी, सबसे पहली एप्लीकेशन हम बता रहे हैं, It is this bacterium that promotes the formation of milk into curd। ये वो बैक्टीरिया है जो क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एक ये इसका यूजफुल एप्लीकेशन हुआ। कर्ड में जब वो उसे कन्वर्ट करता है तो उसकी क्वालिटी और ज्यादा, उसकी जो न्यूट्रिएंट कैपेसिटी है, न्यूट्रिएंट वैल्यू है, ठीक है, वो और ज्यादा एनरिच हो जाती है। किसकी वजह से, क्योंकि उसमें विटामिन B12 की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक, ये हमारा पढ़ा हुआ है सब कुछ, अलग से कुछ नहीं है, ये सारा पढ़ा हुआ है चैप्टर के अंदर। ठीक, नेक्स्ट, द बैक्टीरियम मल्टीप्लाइज एंड इंक्रीजेस इट्स नंबर। ये जो बैक्टीरियम है
ये बहुत मल्टीप्लाई करता है, अपना नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है, विच कन्वर्ट्स द मिल्क इनटू कर्ड। ये बैक्टीरिया अपना नंबर इंक्रीज करता है, बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करता है, ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है, मिल्क के प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है और कन्वर्ट कर देता है मिल्क को कर्ड में। They also increase the content of vitamin B12 in curd। ये तो आ गया यहाँ पर, ये तो लिखा ही हुआ है यहाँ पर, मुझे लगा मैं याद दिला रही हूँ। हाँ चल, तो भाई ये क्या करता है, ये क्या करता है, विटामिन B12 की क्वांटिटी को भी इंक्रीज करता है। किसके अंदर, मिल्क से ज्यादा कर्ड में। ठीक है, तो किसने किया, मिल्क के से ज्यादा कर्ड में, उसको कौन लेकर आया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो इट इंक्रीजेस द कंटेंट ऑफ विटामिन B12 इन कर्ड। देन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, अरे yes, lactic acid bacteria are also found in our stomach where it keeps a check on the disease causing microorganism। जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ये हमारे स्टमक में भी पाया जाता है, जहां पर ये क्या करता है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स को मॉनिटर करता है। ठीक है, चेक करता है कि कहां पर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है। ठीक है, ये फंक्शन है इसका हमारे स्टमक के अंदर, ये हमारे स्टमक में भी प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं है कि इसे हम सिर्फ बाहर से ही खा रहे हैं, मिल्क से जो कर्ड बना के हम खा रहे हैं सिर्फ उसी से हमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में पहुंच रहा है। ये हमारे स्टमक में प्रेजेंट भी होता है और करता है क्या, to check the disease causing microorganisms। This is the function of LAB और lactic acid bacteria और lactobacillus। ये चीजें भूलना बिल्कुल नहीं है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या फिर LAB या फिर lactobacillus। ठीक है, अरे अपनी मर्जी से कुछ भी जादुई शक्तियों। लैक्टिक एसिड, अरे 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 बैक्टीरिया। चलो तीनों ही नाम याद रखेंगे, तीनों ही चीजें याद रखेंगे, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB और लैक्टोबैसिलस। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, नेम सम ट्रेडिशनल इंडियन फूड्स मेड ऑफ व्हीट, राइस, बंगाल ग्राम ऑन द अदर प्रोडक्ट्स विच इन्वॉल्व यूज ऑफ माइक्रोब्स। आपको कुछ ट्रेडिशनल इंडियन फूड्स के नाम बताने हैं जो कि व्हीट के बने हो, राइस के बने हो या फिर बंगाल ग्राम के बने हो या उनके प्रोडक्ट्स हो। ठीक है, और जिनके अंदर माइक्रोब्स का यूज किया जाता हो। तो ये तो हो गई खाने पीने की बातें, जैसे जल्दी से कर लेते हैं बिना किसी देरी के। यस, इन द मेकिंग ऑफ डोसा एंड इडली। देखो यहाँ पर आपसे ट्रेडिशनल इंडियन फूड की बात हो रही है और राइस वाला फूड पूछा है, तो उसमें हम कैसे ना नाम लें, कैसे नाम नहीं लेंगे। सी, तो इन द मेकिंग ऑफ डोसा एंड इडली राइस पाउडर इज फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। जो चावल का आटा होता है, ठीक है, राइस पाउडर जो होता है या फिर डायरेक्टली भिगोया हुआ राइस होता है, उसको पेस्ट बना के, ठीक है, क्या किया जाता है, बैक्टीरिया से फर्मेंट किया जाता है। ठीक है, राइस पाउडर से भी होता है, जो इंस्टेंट मिक्स आते हैं वो सब क्या होते हैं, पाउडर्ड फॉर्म होते हैं, राइट। और जो घरों में बनाया जाता है उसको ओवरनाइट सोक करके रखा जाता है, देन मॉर्निंग में उसको फिर पेस्ट उसका बनाया जाता है ग्राइंड करके, और फिर उसको रख दिया जाता है क्या करने के लिए, फर्मेंट होने के लिए। ठीक है, फर्मेंट होने के लिए उसे रख दिया जाता है और उससे होता है क्या, उसके अंदर बैक्टीरिया का ग्रोथ। अब यहाँ हम पढ़ेंगे कि भाई डोसा इडली बनाने में राइस पाउडर को बैक्टीरिया से फर्मेंट किया जाता है, उसके अंदर बैक्टीरिया को ग्रो होने के लिए छोड़ दिया जाता है कि भाई करो ग्रोथ। ठीक है, करो ग्रोथ बढ़िया तरीके से, बनाओ बहुत सारी गैसेस और बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड के, इससे इसका जो अपीयरेंस है कैसा बना दो, पफी अपीयरेंस बना दो। ब्रेड बनाने में भी सेम प्रोसेस है, वहां पर भी फर्मेंटेशन होता है और यूज होता है क्या, यीस्ट। इसे और क्या कहते हैं हम, यीस्ट को सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, वो तो ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो जो ब्रेड है उसको यीस्ट को और क्या कहा जाता है, बेकर्स यीस्ट, ब्रूअर्स यीस्ट। ठीक है, तो यहां पर ये हमें मिल गए कुछ एग्जांपल्स, और हम देखें अगर क्या
और हम देखें अगर क्या, देखो इसको जरा मैं हाईलाइट कर दूं, ये हो गया आपका राइस पाउडर वाला इंग्रेडिएंट, अरे भाई मोटू हो जा, ये हो गया राइस पाउडर वाला इंग्रेडिएंट, और ये हो गया फ्रॉम व्हीट। ठीक है, इसमें जो फर्मेंटेशन किया जा रहा है वो राइस पाउडर में किया जा रहा है, और यहां पर जो फर्मेंटेशन किया जा रहा है वो व्हीट फ्लावर में किया जा रहा है। ठीक है, आटे में या मैदे में है तो व्हीट के ही प्रोडक्ट, राइट। तो राइस और व्हीट, इसीलिए लिखा था यहां पर कि whether it can be wheat or rice or can be their products। तो भाई यहां बात हो गई व्हीट और राइस की। आगे देख ले, और गुट्टा मेड फ्रॉम ब्लैक ग्राम ऑल्सो यूजेस बैक्टीरिया, इसमें भी बैक्टीरिया का यूज होता है। ठीक है, ये जो गट्टा बनाया जाता है, दिस इज ऑल्सो द ट्रेडिशनल फूड, इसमें भी यूज होता है किसका, बैक्टीरिया का, माइक्रोबियल ग्रोथ का, माइक्रोबियल एक्टिविटीज का। थर्ड देख लेंगे, माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन, बैम्बू शूट्स टू मेक फूड्स। ये भी हमारा पढ़ा हुआ ही एग्जाम्पल है, ये सारे एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के पढ़े हुए हमारे हैं, सब कुछ उसमें दिया था। जो भी हमने चैप्टर में एग्जाम्पल्स पढ़े, ये सारे सेम एग्जाम्पल्स हैं, कोई अलग से एक्स्ट्रा एग्जाम्पल आपको यहाँ यूज नहीं करना पड़ रहा है इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हमने पढ़े हुए हैं उसी से आंसर्स फ्रेम हो रहे हैं सारे। यहाँ कहा गया है कि भाई फिशेस में भी फर्मेंटेशन किया जाता है जब उन्हें एज अ फूड यूज करना है। ठीक है, सोयाबीन को फर्मेंट किया जाता है, बैम्बू शूट्स को फर्मेंट किया जाता है। ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे वो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सारे वो ट्रेडिशनल फूड्स हैं जहां पर यूज किया जाता है माइक्रोबियल एक्टिविटी को या माइक्रोब्स को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सेज, in which way have microbes played a major role in controlling diseases caused by harmful bacteria? किस तरह से माइक्रोब्स एक मेजर रोल प्ले करते हैं डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया से हो रही है। मतलब एक बैक्टीरिया से, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से होने वाली डिजीज को दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से कंट्रोल कर रहा है, ये आपको बताना है। और अब जरा ये बताओ कि ये किस टॉपिक से निकल कर आया क्वेश्चन है, कौन सा टॉपिक से निकल कर आया है ये क्वेश्चन। जब आपसे पूछा जा रहा है मेजर रोल ऑफ माइक्रोब्स इन कंट्रोलिंग डिजीजेस which are caused by harmful bacteria। चलिए देखेंगे आंसर, सी देखेंगे आंसर। several microorganisms are used for preparing medicines। कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन्स produced by certain microorganisms to kill other disease causing microorganisms। कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज कर रहे हैं हम मेडिसिन बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि अचानक से बिना किसी ऐसे इंटेंशन के खोज हो गई थी किस चीज की, एंटीबायोटिक के बारे में अगर हम बात करें, पेनिसिलिन की, राइट। कोई मतलब ऐसा प्लान्ड डिस्कवरी नहीं थी, वो क्या थी, चांस डिस्कवरी। ठीक है, बस वैसे ही देख लेते हैं और कौन कौन सी मेडिसिन है। Antibiotics are medicines produced by certain microorganisms to kill other disease-causing microorganisms। अब ये जो चांस डिस्कवरी वाली एंटीबायोटिक्स थी, ये क्या थी, ये वो मेडिसिन्स हैं जो प्रोड्यूस हुई हैं क्या, एक सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही, ताकि वो उस डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार सके, राइट। एंटीबायोटिक्स का क्या मेथड ऑफ एक्शन है, क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, ये हमारा पढ़ा हुआ है। एक बार मैं बता दूं आपको, देखो वैक्सीन्स का जो फिनोमिना था बस वैसा ही फिनोमिना है किसका, एंटीबायोटिक्स का। बस वैक्सीन क्या करते थे, उसी ऑर्गेनिज्म का क्या होता था, वीकेंड फॉर्म हुआ करता था, राइट, इनएक्टिव फॉर्म हुआ करता था। एंटीबायोटिक्स में क्या होता था, एंटीबायोटिक्स में कोई एक ऑर्गेनिज्म जो कि रोक रहा है दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, है ना। जैसे हमने पढ़ा था कि स्टेफाइलोकोकाई, ठीक है, उसकी ग्रोथ को नहीं होने दे रहा था। कौन नहीं होने दे रहा था, पेनिसिलियम नोटाटम। क्या कर रहा था, एक केमिकल रिलीज कर दे रहा था। कौन सा केमिकल रिलीज कर रहा था, पेनिसिलिन। ठीक है, और उसके इस केमिकल के रिलीज करने की वजह से वहां पर दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो ग्रो नहीं कर पा रहा था। और बस इसी से समझ आ गया कि भाई कहीं पर भी अगर स्टेफाइलोकोकाई से अगर डिजीज हो रही है तो वहां पर आप क्या कर दो, वहां पर आप पेनिसिलियम नोटाटम को प्रेजेंट करवा दो, कैसे भी लाके उसको वहां पर इंजेक्ट कर दो। ठीक है, वहां पर अगर पेनिसिलिन प्रेजेंट होगा तो वो पेनिसिलिन को प्रोड्यूस कर देगा और इसे तो ग्रो नहीं करने देगा। ऐसे ही हुई थी चांस डिस्कवरी किस चीज की, सबसे पहली एंटीबायोटिक की, विच इज पेनिसिलिन, राइट। चलो देखते हैं
कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है मेडिसिन को प्रोड्यूस करने के लिए, मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए। एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन हैं जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती हैं और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को नहीं होने देता है। These medicines are commonly obtained from bacteria and fungi। अब ये सारी जो मेडिसिन है, ये जितनी भी सारी एंटीबायोटिक्स है, ये कॉमनली बनती है किससे? बैक्टीरिया से, फंगस से। ठीक है, ये सारी मेडिसिन बनती हैं किससे? बैक्टीरिया से, फंगस से। दे आइदर किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये या तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को बिल्कुल खत्म कर देती हैं, उसको बिल्कुल मार ही देती हैं, या फिर उसकी ग्रोथ को रोक देती हैं। ठीक है, स्लो डाउन कर देती हैं, इनहिबिट कर देती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को या तो बिल्कुल नहीं होने देंगी, बहुत स्लो होने देंगी, या फिर रोक देंगी कुछ वक्त के लिए, या फिर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार ही देंगे। ठीक है, इसके बेसिस पर मैंने आपको दो चीजें बताई थी। इसके बेसिस पर मैंने आपको दो चीजें बताई थी, बैक्टीरियासाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक है, बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक, ये दो तरह से हम एंटीबायोटिक्स को बताते हैं कि ये किस टाइप की एंटीबायोटिक है, इसका मेथड ऑफ एक्शन क्या है, ये उस पर्टिकुलर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को मारेगी या फिर उसकी ग्रोथ को रोक देगी, है ना। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रुका हुआ, पॉज्ड। तो हमने दो तरह से देखा था कि मेथड ऑफ एक्शन जो है एंटीबायोटिक का, ये दो होता है। एक आप कहते हो बैक्टीरियासाइडल और दूसरा आप कहते हो बैक्टीरियोस्टैटिक, है ना। एक में वो उसे क्या कर देती है? बैक्टीरियासाइडल का मतलब होता है उसको मार ही देना, किल दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देना, पॉज कर देना, रोक देना। ठीक है, ये दो टर्म्स हमने पढ़े थे। एक बार लिख दूं मैं जरा, ये मैंने पढ़ाया था आपको, बैक्टीरियासाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। क्या है ये मेथड ऑफ एक्शन है एंटीबायोटिक्स के। ठीक है, ये क्या है? मेथड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। मेथड ऑफ एक्शन एंटीबायोटिक्स। दो तरह से ये एक्ट करती हैं, या तो वो बैक्टीरियासाइडल होती हैं या फिर वो बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं। इसको नोट करके रख लेंगे अपने पास, जीवन में कभी ना कभी काम आएगा। ठीक है, चलो यस, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे क्या कह रहा है। तब तक आप लोग जरा नोट करो जल्दी से। See, these medicines are commonly obtained from bacteria and fungi। ये जो मेडिसिन है जो कॉमनली आप बैक्टीरिया और फंगस से ऑब्टेन कर रहे हो, इन सारे एंटीबायोटिक्स को, ये या तो मार देंगी या फिर रोक देंगी, स्टॉप कर देंगी। मारना मतलब साइडल एक्शन, है ना। जैसे हम बोलते हैं इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, पढ़े हमने ये टर्म्स। इन सब का मतलब क्या है? इंसेक्ट्स को मारने वाला, पेस्ट को मारने वाला, वीड्स को मारने वाला, सब किल करने वाले एक्शंस हैं। ठीक है, ये सारे एक्शंस कौन से हैं? किल करने वाले। और अगर यहां हम बात करें तो ये कौन से हैं? सिर्फ स्टॉप, पॉज करने वाले। ठीक है, ये वाले एक्शंस कौन से हैं? सिर्फ स्टैटिक मतलब स्टॉप, पॉज, ठहरा हुआ, रुका हुआ, रोकने वाले एक्शंस हैं, मारेगा नहीं। ठीक है, ये दो तरह के हैं मेथड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। चलो भाई, कर लिया होगा नोट अभी तक, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। एंटीबायोटिक्स हैव बीन यूज्ड टू ट्रीट डेडली डिजीजेस सच एज प्लेग। एंटीबायोटिक्स को कई सारी डेडली डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि प्लेग, वूपिंग कफ, है ना, जैसे काली खांसी भी कहते हैं, या फिर डिफ्थेरिया, गलघोटू जिसे कहते हैं, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग जो बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो मैनी अदर कॉमन इन्फेक्शंस लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड पेनिसिलिन आर कॉमन एंटीबायोटिक्स।
इतने जो आपको यहाँ पर अभी मैंने कुछ डिजीजेस के नाम बताए, जैसे आपका ये प्लैग, वूपिंग कफ, ठीक है, लेप्रोसी, ये सारी डिजीजेस एक वक्त पर बहुत ज़्यादा फैलने वाली, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इफेक्ट्स दिखाने वाली, जिनसे मिलियंस ऑफ पीपल्स की डेथ हुई है उस पूरे जोन में, टाइम जोन में, जब तक इनका जो क्योर है वो नहीं मिल गया, जब तक ये डिजीज जो है वो क्योर नहीं हो गई, ठीक है, जब तक इनका स्प्रेड जो है वो रिड्यूस नहीं हो गया, ठीक है। ये जब फैली थी तो एकदम से पूरे उस जोन में फैल गई थी कि वहां पर फिर एकदम से उसे क्या बोला गया, इस तरह के डिजीजेस के लिए आपने ये टर्म सुने होंगे जो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, महामारी जिन्हें कहते हैं। जैसे अभी अभी हम जिसको एक फेस कर चुके हैं एक महामारी को, कौन सी महामारी थी वो, कोविड वाली, राइट। तो बस ऐसा ही ये सारा जो सिनेरियो था जब ये सारी डिजीजेस फैली, और इन सबके जो क्योर अब हमारे पास अवेलेबल है। अब ये डिजीजेस क्यों इतनी ज्यादा नहीं देखी जाती या क्यों ये नहीं होती, क्योंकि हमारे पास एंटीबायोटिक्स इनके अवेलेबल हैं, पहले ही इनके वैक्सीन जो हैं, ठीक है, वो लगा दिए जाते हैं, पहले ही इन सब के लिए क्या है, जो इन्फेक्शंस को रोकने वाले, ठीक है, उनको किल करने वाले एंटीबायोटिक्स हैं वो बना के अब रख लिए गए हैं। अब ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन अवेलेबल है, टेट्रासाइक्लिन अवेलेबल है, पेनिसिलिन अवेलेबल है, ये सारे वो कॉमन एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी स्टार्ट हुई है पेनिसिलिन से, जो कि एक चांस डिस्कवरी थी। उसके बाद कई सारे एंटीबायोटिक्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन। ये जो मैंने आपको अभी एक लाइन बोल के बताई है, पूरा स्टेटमेंट, ये अपने आप में भी एक क्वेश्चन है कि पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी, और भी कई सारी एंटीबायोटिक्स के नाम आप बताइए। तो आप यही बताओगे, सबसे पहले डिस्कवरी हुई है पेनिसिलिन की, विच इज अ चांस डिस्कवरी, नॉट अ प्लान्ड एक्सपेरिमेंट टू डिस्कवर एनी एंटीबायोटिक, राइट। और उसके बाद आपके पास अब बहुत सारी एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन भी, ठीक है। ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन है जो कि आता है, पूछा गया है, ठीक। आपको यहां से उसका आंसर भी मिल गया। अब देखेंगे नेक्स्ट, पेनिसिलियम नोटाटम। सी, पेनिसिलियम नोटाटम प्रोड्यूसेस केमिकल पेनिसिलिन, ये पेनिसिलिन केमिकल को प्रोड्यूस करता है, विच चेक्स द ग्रोथ ऑफ स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया इन द बॉडी, जो मैंने जस्ट अभी अभी आपको बताया। ये क्या करता है, ये एक केमिकल प्रोड्यूस करता है विच इज पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलियम नोटाटम एक केमिकल प्रोड्यूस करता है विच इज पेनिसिलिन, जो कि क्या करता है, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, बॉडी के अंदर इसकी ग्रोथ को नहीं होने देता, कहीं भी बॉडी के अंदर से, मतलब ये नहीं कि सिर्फ बॉडी के अंदर, कहीं भी नहीं होने देता। जो पेनिसिलिन की चांस डिस्कवरी हुई है वो इसी से तो हुई है, राइट। क्या हुआ था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग गए थे कहाँ, घूमने, वापस आए तो देखा कि एक जो कल्चर प्लेट थी जो अनवॉश्ड रह गई थी, उसके ऊपर स्टेफाइलोकोकाई जो है वो ग्रो नहीं कर पाया, अनवॉश्ड थी, उसमें अगर उसका कुछ वहां पर अमाउंट बाकी था तो वहां पर उसको ग्रो कर जाना चाहिए था, उसको तो वहां ग्रो कर जाना चाहिए था, लेकिन स्टेफाइलोकोकाई ग्रो नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि वहां फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा कि भाई ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने देखा वहां पर एक मोल्ड दिखाई दे रहा है, एक पूरी की पूरी ग्रोथ की कॉलोनी दिखाई दे रही है किसी ऑर्गेनिज्म की, किसी माइक्रोब की। उस मोल्ड को उन्होंने जब देखा तो उन्होंने ये देखा कि ये एक केमिकल रिलीज कर रहा है, और उस केमिकल की वजह से स्टेफाइलोकोकाई जो है वो ग्रो कर ही नहीं पाया इस कल्चर प्लेट के ऊपर। उस केमिकल को उन्होंने नाम दे दिया था पेनिसिलिन, और जो पूरा का पूरा मोल्ड था उसे कह दिया क्या, उस ऑर्गेनिज्म को कहा क्या, पेनिसिलियम नोटाटम, ठीक है, जिसकी वजह से स्टेफाइलोकोकाई ग्रो नहीं कर पाया। तो आप समझे कि एक माइक्रोब जो रोक रहा है दूसरे माइक्रोब को ग्रो करने से, इसीलिए हम कहते हैं कि एंटीबायोटिक्स वो मैकेनिज्म है जिसमें हम एक ऑर्गेनिज्म को यूज करके दूसरे ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने से रोक देते हैं। इसीलिए ये सारे क्या हैं, ये सारे बायोलॉजिकल कंट्रोल्स हैं। ये सब क्या है, ये सारे जो एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, वैक्सीन हैं, ये सब कैसे होते हैं, इन सब का एक्शन जो होता है ये होता है बायोलॉजिकल। ये सारा एक्शन कैसा कहलाता है, बायोलॉजिकल। लिविंग का लिविंग पर एक्शन कैसा कहलाता है, बायोलॉजिकल एक्शन कहलाता है। आप देखें एंटीबायोटिक्स, ये क्या हो गया, आज लाल देवी मतलब बिना बुलाए प्रकट हो रही है। एंटीबायोटिक्स आर डिजाइन्ड टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया बाय वीकनिंग देयर सेल वॉल्स। एंटीबायोटिक्स को कैसे डिजाइन किया गया है, ये दो तरह से अपना एक्शन दिखाती हैं। या तो ये बैक्टीरिया को क्या कर देती हैं, उसका जो सेल वॉल है उसको बिल्कुल ब्रेक करके, उसको वीक करके, ठीक है, इस तरीके से डिस्ट्रॉय करती हैं, या फिर एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वीकनिंग सर्टेन इम्यून सेल सच एज द व्हाइट ब्लड सेल एंटर द बैक्टीरियल सेल एंड कॉज सेल लाइसिस। अब ये जो सेल वॉल को वीक किया है, उसको रप्चर किया है बैक्टीरिया की, ठीक है,
ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, उसकी सेल वॉल को वीक कर देंगे, रप्चर कर देंगे। अब जब उसकी सेल वॉल या अगर वीक हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, उसमें कहीं से भी अगर एस्केप मिल गया, तो जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, हमारी जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो उसके अंदर एंटर कर जाएंगी और उस सेल को मार देंगी। क्योंकि जब व्हाइट ब्लड सेल वहां एंटर कर जाएगी तो वो तो डिटेक्ट कर लेगी कि ये तो मेरी अपनी है ही नहीं, राइट, ये सेल तो मेरी अपनी है ही नहीं। उनके पास क्या है, किसका पार्ट बता रही हूं मैं, इम्यून सिस्टम का। उनके पास क्या है, उनके पास ये कैपेसिटी है अपने और पराये को पहचान लेने की, टू डिटेक्ट द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। बस जैसे ही वो डिटेक्ट कर लेंगे सेल्फ और नॉन सेल्फ को, वो नॉन सेल्फ को मार देंगे। कौन, WBCs। और इस तरह से सेल लाइसिस हो जाएगा। सेल लाइसिस की वजह से वो जो बैक्टीरिया है वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा, अपना एक्शन नहीं दिखा पाएगा और इन्फेक्शन नहीं फैला पाएगा। तो सेल लाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग सेल्स सच एज ब्लड सेल्स एंड बैक्टीरिया। ठीक है, सेल लाइसिस वो प्रोसेस है जहां पर पूरी की पूरी सेल को क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। मैकेनिज्म वही है जो मैंने अभी बताया। देखो इन्होंने क्या किया, एंटीबायोटिक्स ने उस बैक्टीरिया की सेल वॉल को रप्चर कर दिया, वीक कर दिया, और जब उस सेल वॉल को अगर रप्चर कर दिया है तो उसके अंदर WBC एंटर कर जाएगा। WBC एंटर करेगा तो वो क्या कर देगा, वो सेल को मार देगा, डिटेक्ट कर लेगा कि ये अपनी नहीं है, ये डिजीज कॉजिंग है। ठीक है, ये कोई भी पराया इंसान है, अपना तो नहीं है, चाहे वो डिजीज कॉज करे या ना करे, अपना नहीं है, पराया है, बस वो उसको क्या कर देगा, मार देगा। ठीक है, और हो जाएगा क्या, सेल लाइसिस। क्लियर। एक बार देखें जरा, इसमें हमसे पूछा था क्वेश्चन में कि आपको ये बताना था, इन विच वे हैव माइक्रोब्स प्लेड अ मेजर रोल इन कंट्रोलिंग डिजीजेस कॉज्ड बाय हार्मफुल बैक्टीरिया। जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया से डिजीजेस होती हैं, ठीक है, उन सब को रोकने में माइक्रोब्स हमें कैसे हेल्प करते हैं। तो हमने बताया कि भाई कई सारे माइक्रोब्स हैं जिनको यूज करते हैं हम मेडिसिन बनाने के लिए, जैसे कि एंटीबायोटिक्स भी मेडिसिन है जो कि एक माइक्रोब से बनती है, दूसरे की ग्रोथ को रोकती है, ये एक एग्जाम्पल है। ये सारी मेडिसिन जो है वो किस किस से बनती है, बैक्टीरिया से बनती है, फंगस से बनती है। ठीक है, दो तरह का एक्शन दिखाती है, या तो मार देती है या रोक देती है ग्रोथ को। कई सारे डिजीजेस के जो है एंटीबायोटिक्स हमारे पास अवेलेबल हैं। कई सारे डिजीजेस इन एंटीबायोटिक की वजह से ही अब जो है कंट्रोल इनके ऊपर पाया गया है। अब आपको नहीं देखने को मिलता इतना मतलब फ्रीक्वेंटली कि आसपास आपने किसी को भी देख लिया कि किसी को कुष्ठ रोग हो गया है, किसी को काली खांसी हो रही है। ये सारी डिजीजेस अब बहुत रेयर हो चुकी हैं, बहुत रेयर केसेस में होती हैं। क्यों? क्योंकि इनको कंट्रोल करने के लिए हमें क्योर अब मिल चुका है। एक एग्जाम्पल हमने ले लिया भाई, जो सबसे पहली एंटीबायोटिक है उसका, पेनिसिलिन नोटाटम से जो मिला केमिकल पेनिसिलिन, उसका। उसके बाद हमने देखा कि ये कैसे वर्क करती हैं। भाई ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को जो है वो वीक कर देती हैं, रप्चर कर देती हैं, और उसके बाद जो WBC है वो एंटर कर जाता है और कर देता है सेल लाइसिस। यहां तक क्लियर था। देन नेम एनी 2 स्पीशीज। ठीक है, आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, हम कंप्लीट हो चुका है वो हमारा। सी, नेम एनी 2 स्पीशीज ऑफ फंगस which are used in the production of antibiotics। कोई 2 स्पीशीज बतानी है फंगस की। अभी अभी हमने देखा कि बैक्टीरिया और फंगस से बनते हैं, बस उसी में से अब आपसे पूछा गया कि आपको कोई 2 स्पीशीज ऐसी बतानी है फंगस की जिन्हें आप यूज कर सकते हो एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में। ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं जो किसी फंगस से बन रही हैं? चलो देखते हैं आंसर। सी, पेनिसिलियम नोटाटम एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस are 2 species of fungus which are used in the production of antibiotics। जो सबसे पहली एंटीबायोटिक है, जो चांस डिस्कवरी हम पढ़ रहे हैं इतनी देर से, वो किससे हुई है? वो किससे हुई है? This is also fungus। Penicillium notatum and streptomyces are 2 species of fungus which are used in the production of antibiotics, जिन्हें एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। ये हो गए आपके पास 2 एग्जांपल, पेनिसिलियम नोटाटम, स्ट्रेप्टोमाइसिस, 2 स्पीशीज ऑफ फंगस which are used in the production of antibiotics। ठीक है, क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला, बिल्कुल इजी। जैसे आपसे पूछे कि A फॉर क्या होता है तो आप एप्पल बोल दोगे, बात खत्म। What is sewage? In which way can sewage be harmful to us? आ गया क्वेश्चन आपके टॉपिक रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट से। सीवेज क्या है और किस तरह से ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। देखेंगे आंसर कैसे फ्रेम हुआ है कि सीवेज क्या है और ये हमारे लिए कैसे हार्मफुल है। सीवेज
is the municipal waste matter that is carried away in sewers and drains. ये वो मैटर है म्यूनिसिपल वेस्ट मैटर जिसे, ठीक है, सीवर्स और ड्रेन्स में ले जाकर क्या किया जाता है, थ्रो किया जाता है. इट इंक्लूड्स बोथ, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड होता है, लिक्विड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, बहुत ज्यादा इसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है. इट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स. ठीक, हम क्या दे रहे हैं, हम सबसे पहले दे रहे हैं हम सीवेज की डेफिनेशन कि ये है क्या. सी, तो सीवेज इज द म्युनिसिपल वेस्ट दैट इज कैरीड अवे इन सीवर्स एंड ड्रेनर्स. और इसके अंदर होता है लिक्विड वेस्ट भी, सॉलिड वेस्ट भी, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है, माइक्रोब्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. Many of these microbes are pathogenic and can cause several waterborne diseases. इनमें से ज्यादातर माइक्रोब्स जो है वो पैथोजेनिक होते हैं. पैथोजन का मतलब होता है क्या, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिजीज को कॉज करने वाला है. तो ये सारे जो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि इसमें माइक्रोब प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, इन माइक्रोब्स का 90% अगर आप देखोगे तो all are pathogenic, they all are pathogenic. ठीक है, इन माइक्रोब्स का 90% अगर आप देखोगे, मोस्टली आप देखोगे तो दोज काइंड ऑफ माइक्रोब्स विच आर फाउंड इन सीवेज आर पैथोजेनिक. ये सब कैसे होते हैं, डिजीज कॉजिंग होते हैं, और इन सबसे हो सकते हैं कई सारे वाटरबॉर्न डिजीजेस. इनसे हो सकती हैं कई सारी वाटरबॉर्न डिजीजेस. सीवेज वाटर इज अ मेजर कॉज ऑफ पोल्यूटिंग ड्रिंकिंग वाटर. जो सीवेज वाटर है, ठीक है, अगर कहीं पर किसी भी एरिया में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होगा, एसटीपी नहीं होगा, तो वहां पर क्या किया जाता है, सीवेज को डायरेक्टली रिलीज कर दिया जाता है वाटर बॉडीज में. और वाटर बॉडीज में जब इन्हें डायरेक्टली रिलीज कर दिया जाए तो आप अभी देख रहे हो कि इसके अंदर है बहुत सारे पैथोजेंस. ये वाटर को पोल्यूट तो कर ही देगा. ये सारे जो वाटर बॉर्न डिजीजेस आ रही हैं, ये कैसे आएंगी, इन्हीं पैथोजन से आएंगी. इन्हीं पैथोजन से आएंगी जो इस वाटर के थ्रू पहुंच जाएगा कहां पर, आपकी बॉडी में, और आपको देगा कई सारी डेडली डिजीजेस. ठीक है, तो ये सारा जो यहाँ आपने देखा कि भाई इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी, अगर आप अमाउंट देखोगे, पूरे जितने भी इसके अंदर माइक्रोब्स प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट में माइक्रोब प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, और उसमें से मैक्सिमम पोर्शन जो है वो कैसा है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब का, मतलब पैथोजेंस का, मतलब आर पैथोजेनिक. और ये जब आप अगर इन्हें सीवेज को ट्रीट ना करके, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अगर अवेलेबल नहीं है, डायरेक्टली अगर वाटर बॉडीज में डिस्पोज कर दिया गया तो क्या होगा, ये सारे जो वाटरबॉर्न डिजीजेस हैं या आप तक पहुंचने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे. देन सीवेज वाटर इज अ मेजर कॉज ऑफ पोल्यूटिंग ड्रिंकिंग वाटर. ड्रिंकिंग वाटर को पोल्यूट करने का सबसे बड़ा रीजन ही यही सीवेज वाटर है. एंड हेंस it is essential that sewage water is properly collected, treated and disposed. इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सीवेज वाटर है उसे प्रॉपरली कलेक्ट किया जाए, ट्रीट किया जाए और बाद में डिस्पोज किया जाए. और आपने ये पढ़ लिया है कि सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के करने के बाद जब वो वाटर बचता है उसमें से पूरा ऑर्गेनिक मैटर जो है वो डिकम्पोज कर दिया जाता है, कंज्यूम करवा दिया जाता है बाय द ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और इसको क्या कहा था हमने, इसे क्या कहा था, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, राइट, बीओडी टर्म यहाँ पर निकल कर आया था. तो बस जब उससे पूरा ऑर्गेनिक मैटर खत्म करवा दिया जाएगा उसके बाद उस पानी को रिलीज कर दिया जाए वाटर बॉडी में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अब उसके अंदर से पोल्यूटिंग सब्सटेंस जो है वो आपने रिमूव कर दिया है. और इसी को तो कहते हैं हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसी को तो कहते हैं ट्रीटमेंट प्रोसीजर, जिससे क्या कर दिया जाए, जिससे उसका जो पोल्यूटिंग एक्शन है, जो उसका पोल्यूटिंग पोर्शन है उसको वहां से उससे रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, वाटर से. तो बस इस तरीके से बन जाएगा क्या, इस तरीके से जो यहाँ पर सीवेज वाटर से होने वाली प्रॉब्लम्स हैं, डिजीजेस हैं, और जो वाटर बॉडीज पोल्यूट हो रही हैं, जो ड्रिंकिंग वाटर पोल्यूट हो रहा है, वो सब बचेगा. ठीक है, तो सीवेज क्या है, उसका क्या इफेक्ट है, वो किस तरीके से हार्म पहुंचाता है, ठीक है, ये कंप्लीटली आ गया आपके किसके अंदर, इस डेफिनेशन के अंदर, दैट व्हाट इज सीवेज, और ये हमारे लिए कैसे हार्मफुल है. वो हमें ये सारी डिजीजेस दे सकता है, वो हमारे लिए कितनी सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है, वो हमारे लिए ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी को खत्म करवा देगा एक टाइम के बाद, अगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में ना लगाए जाएं, इनके नंबर्स बहुत ज्यादा ना हो, तो क्या होगा, एक टाइम के बाद जो पूरी की पूरी ड्रिंकिंग वाटर हमारे पास अवेलेबल है, जो कि बहुत ही कम है,
जिसका नंबर पहले ही बहुत कम है, अगर वो भी पोल्यूट हो जाएगा तो फिर आप ये समझिए कि आपके पास प्योर वाटर तो बचेगा ही नहीं फॉर ड्रिंकिंग, राइट। तो यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लगाना, और इन सब की प्रोसेसिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सीवेज ट्रीटमेंट की प्रोसेस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये बात अब आपको समझ आ गई, राइट। चलो एक बात देख लेते हैं, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे और उनके आंसर्स हमने किस तरह से फ्रेम किए। सबसे पहले हमने देखा कि बैक्टीरिया को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो आप ऐसा कौन सा सैंपल लेके जाओगे अपने घर से लेबोरेटरी, तो आप उसे माइक्रोस्कोप में देखना चाहो। तो हमने एग्जांपल ले लिया कर्ड का, कि हम कर्ड का सैंपल लेके जाएंगे और उसकी एक्टिविटी वहां पर देखेंगे, ठीक है। आपसे पूछा गया गिव सम एग्जांपल्स टू प्रूव दैट माइक्रोब रिलीज गैसेस ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, कि माइक्रोब्स जो होते हैं वो मेटाबॉलिज्म के वक्त गैसेस को रिलीज करते हैं। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास हैं। एक मेटाबॉलिक रिएक्शन तो मैंने आपको बताई भी थी, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ऑफ यीस्ट, राइट। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं और बहुत सारे ऐसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस वो करते हैं जिनसे वो गैसेस रिलीज करें, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करें, जैसे कि मीथेन रिलीज करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज करते हैं, राइट। ये सारी गैसेस वो रिलीज करते हैं जिनके एग्जाम्पल हमने दिए। फिर हमसे पूछा था इन विच फूड वुड यू फाइंड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, तो सिंपल है भाई, कर्ड में पाया जाता है LAB, लैक्टोबैसिलस। और आपको उसके बताने थे यूजफुल एप्लीकेशंस, तो हमने बताया कि भाई दीज आर द यूजफुल एप्लीकेशंस। मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करके उसको क्या बना देता है, उसकी कैपेसिटी, न्यूट्रिएंट कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है, विटामिन B12 की अमाउंट उसके अंदर इंक्रीज कर देता है, और क्या करता है हमारे स्टमक में भी पाया जाता है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब की प्रेजेंस को चेक करता है। फिर हमसे पूछा नेम सम ट्रेडिशनल इंडियन फूड्स मेड ऑफ व्हीट, राइस, Bengal gram on their products which involve the use of microbes। तो आपको कुछ ट्रेडिशनल इंडियन फूड्स के बारे में बताना था जिसमें माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। तो राइस वाले केस में तो हम सीधी सी बातें बताएंगे, इडली डोसा। व्हीट वाले केस में हम बताएंगे ब्रेड, केक, सारे ब्रेड वाले प्रोडक्ट्स, ठीक है, ब्रेड, केक, पाव, कुछ भी बता सकते हो, सारे ब्रेड प्रोडक्ट्स। और फिर अगर हम बात करें किसकी, ब्लैक ग्राम की, तो गट्टा जो इंडियन फूड बनता है, ट्रेडिशनल फूड, वो भी क्या होता है, बैक्टीरियल, उसके अंदर भी एक्शन इन्वॉल्व है। और सारे भी कई सारे ऐसे डिशेस हैं जिनमें माइक्रोब्स को यूज किया जाता है, जैसे कि अगर हम बात करें फिश की, सोयाबीन की, बैम्बू शूट्स की, यहाँ पर भी माइक्रोबियल एक्टिविटी इन्वॉल्व है इन ट्रेडिशनल फूड्स को बनाने के लिए। Then question number 5 says in which way the microbe played a major role in controlling diseases। माइक्रोब्स ने डिजीजेस को कंट्रोल करने में कैसे मेजर रोल प्ले किया है, ये हमने बताया एंटीबायोटिक्स की हेल्प से, कि भाई एंटीबायोटिक्स अगर नहीं होते, अगर माइक्रोब्स को हम यूज नहीं कर पाते दूसरे माइक्रोब को रोकने के लिए, तो कैसे काम चलता, कैसे हम इतनी सारी खतरनाक डिजीजेस से बच पाते, ठीक है। और ये वर्क करते हैं दो तरीके से, या तो उसे मार देते हैं डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को, या फिर उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं, पॉज कर देते हैं। दो तरीके से वर्क करते हैं। नेम एनी 2 स्पीशीज ऑफ फंगस विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। आपको फंगस की कोई 2 स्पीशीज बतानी थी जो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, विच आर पेनिसिलियम नोटाटम एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस। Then question number 7, what is sewage? In which way can sewage be harmful to us? Sewage क्या है और ये हमारे लिए किस तरह से harmful हो सकता है? तो भाई the answers are सीवेज जो है वो म्यूनिसिपल वेस्ट मैटर होता है, जिसके अंदर लिक्विड वेस्ट भी होता है और सॉलिड वेस्ट भी होता है, बहुत ज़्यादा रिच होता है ऑर्गेनिक मैटर में, और बहुत सारे माइक्रोब्स इसके अंदर होते हैं। मेजर माइक्रोब्स की अगर हम बात करें पोर्शन की, मेजर पोर्शन की, तो वो सारे होते हैं पैथोजेनिक, मतलब डिजीज कॉजिंग। और अगर सीवेज को ट्रीट किए बिना, मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की अवेलेबिलिटी के बिना, ठीक है, प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट के बिना क्या कर दिया जाए, वाटर बॉडीज में डिस्पोज कर दिया जाए, ठीक है, रिलीज कर दिया जाए, तो ये क्या करेगा, ड्रिंकिंग वाटर को पोल्यूट करेगा। ड्रिंकिंग वाटर को पोल्यूट करने का सबसे बड़ा कारण ही सीवेज है, जिसे बिना ट्रीटमेंट के रिलीज कर दिया जाता है, और इससे होंगी क्या, बहुत सारी वाटरबॉर्न डिजीजेस। तो इस तरह से भी ये हमें हार्म पहुंचाएगा, ठीक है। चलिए, तो भाई ये थे आज के क्वेश्चंस, ठीक है। आज हमने किया एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पार्ट 1, 50% क्वेश्चंस हमने यहाँ कंप्लीट कर लिए, रिमेनिंग को करेंगे हम पार्ट 2 के अंदर। तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको चैप्टर को रिवाइज करने का नंबर जितनी बार बढ़ा सको बढ़ाना है। अगर आपने एक बार रिवाइज कर लिया है तो दूसरी बार भी करना है, जब तक नया चैप्टर स्टार्ट नहीं हो जाता इस चैप्टर का पीछा नहीं छोड़ना, ठीक है। तो बस नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है वो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है, तब तक भाई रिवाइज जरूर कर लो। फटाफट से जाओ अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको
आपको मिल जाएंगी क्या, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही लेक्चर्स की प्लेलिस्ट, जहां पर आप जाकर सिर्फ इसी चैप्टर को नहीं बाकी भी सारे चैप्टर्स जितने हम कंप्लीट कर चुके हैं सबके लेक्चर्स विद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख सकते हो। बिगनिंग में जो चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए हैं वो आपको लाइव लेक्चर्स वाली प्लेलिस्ट में मिलेंगे, वहां पर जाकर आप उन लेक्चर्स को और उनके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को भी देख सकते हो। और ये पूरा का पूरा कंटेंट आपको सिर्फ यूट्यूब पर ही नहीं ऐप पर भी अवेलेबल हो जाएगा, जैसे आप इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लोगे। और आप यूज कर सकते हो हमारी वेबसाइट भी विच इज www.magnetbrains.com। तीनों ही प्लेटफॉर्म पर पूरा का पूरा फुल कोर्स कंटेंट, सारे के सारे कोर्सेज विद फुल कंटेंट अवेलेबल है एब्सोल्युटली फॉर फ्री, कहीं पर भी कोई चार्जेस आपको नहीं देने हैं। और आप यूज कर सकते हो हमारे ई बुक्स एंड ई नोट्स को भी, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टार्ट करेंगे क्या एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पार्ट 2 और खत्म करेंगे क्या इस चैप्टर को। तब तक आप लोग करोगे क्या, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज। चलिए मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।